जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। बहुत सारे लोग मेरे दूसरे वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में मुझे पर्सनली डीएम करके, मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज करके कह रहे थे कि सर यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए स्टडी वीडियो लेके आइए, जैसे आप यूपीएसआई और अदर एग्जाम के लिए लेके आए थे। तो आज डिटेल्ड प्रॉपर लिख के आप लोगों के लिए स्टडी लेके आया हूँ। इसको देखने के बाद आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सब कुछ मैंने आपको बताया कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है, कौन सी प्लेलिस्ट को देखना है, किस सब्जेक्ट को कितने घंटे देने हैं, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज सब कुछ डिवाइड किया हुआ है, कब आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है, रिवीजन कैसे करना है, सब कुछ ए टू जेड बताया है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। इसको देखने के बाद आपको कुछ भी अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यकीन मानो अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपको इस बार एक सीट लेने से भी कोई नहीं रोक सकता। वैसे तो ये वीडियो मैंने बिगनर के लिए बनाया, लेकिन रिपीटर्स भी इसको देख सकते हैं, सीधे स्टडी वाले पार्ट पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ा के अभी मैं आगे आपको बता दूंगा कि वीडियो की स्टडी वेट कहाँ से शुरू हो रही है। तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम गौरव सिंह है और करंटली मैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, मतलब कि केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। ये लेवल 7 की जॉब होती है। इसमें मेरा सिलेक्शन सीजीएल 2024 से हुआ था, जिसमें मेरी रैंक 888 थी, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है। इससे पहले मैं यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर था 2023 बैच का। यूपीएसआई 2021 वाली परीक्षा से मेरा सिलेक्शन हुआ था, जिसमें मेरी 10वीं रैंक थी। और लगभग 2 साल मैंने यूपी पुलिस में जॉब किया, 1 साल की ट्रेनिंग और 1 साल थाने पे मैंने जॉब किया। उसके बाद मैंने सीजीएल की तैयारी की और मेरा सिलेक्शन होने के बाद मैंने यूपीएसआई से रिजाइन दे दिया। मई 2025 से मैं एज एएसओ इन सीएसएस कार्यरत हूँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है कि जब मैंने दरोगा की नौकरी करते हुए सीजीएल 2024 जैसे एग्जाम को विथ रैंक क्लियर कर लिया, तो आपके पास तो 24 घंटे हैं। तो मैं वो अपनी स्ट्रेटजी ही बताऊंगा, जिस स्ट्रेटजी से मैं पढ़ाई करता हूँ उसी हिसाब से मैंने स्ट्रेटजी बना रखी है। तो आप इसको अगर फॉलो करते हो ना, और आप 10 से 12 घंटे या फिर 8 से 10 घंटे की इफेक्टिव स्टडी करते हो ना, तो आपको इस बार सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब उससे पहले मैं आपको बता दूं वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है एएसओ गौरव सिंह के नाम से। अगर आप नहीं जानते हो तो आपको बता दूं, उस पर लगभग 37,000 लोग हैं। एक बात देखिए कि मेरे यूट्यूब पे जितने सब्सक्राइबर हैं उससे ज़्यादा फॉलोअर सब्सक्राइबर मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं। तो कुछ तो मैं अलग टेलीग्राम चैनल पे अपने दे रहा हूँ, तो आप इससे ज्वाइन हो जाना। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पर मैं मेरे टाइम पे जो भी मैंने नोट्स बना रखा है, हिंदी का, मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, या फिर जो भी अदर टॉपिक्स हैं जीके वगैरह का, उसको मैंने वहाँ पे अपलोड कर रखा है। उसके बाद जो मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ बनाता हूँ, जहाँ से भी मुझे जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलती है मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। उसके साथ साथ डेली अपडेट्स भी वहाँ पे मिलते हैं, तो आप उससे जरूर जुड़ जाना। आपके काम का बहुत सारा चीज़ वहाँ पे मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप भी मैं चला रहा हूँ, जिसका नाम है यूपीएसआई श्योर सिलेक्शन टारगेट ग्रुप। इसमें लगभग 3,000 बच्चे हैं, जिसको मैं अभी डेली टारगेट दे रहा हूँ और टिल उनके एग्जाम तक टारगेट दूंगा। और हम लोग रैंक अचीव करने के लिए टारगेट दे रहे हैं, क्योंकि बेसिक कोर चीज़ें तो सभी लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन जो साइड वाली चीज़ें होती हैं, जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो बोरियत होती हैं, जिनको पढ़ना कठिन होता है, उनका प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल पाता, तो वो सारी चीज़ें मैं बना के इस ग्रुप में दे रहा हूँ। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए भी करूँगा, अगर आप लोग बाद में डिमांड करते हो तो। चलिए हम लोग स्ट्रेटजी वाले पार्ट पे शुरू करते हैं। मतलब पहले यूपी पुलिस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्या फॉर्म है, कैसे क्या चीज़ें हैं। जो लोग सीधे स्टडी देखना चाहते हैं वो स्क्रीन पर दिए गए मिनट पे जाके सीधे स्टडी देख सकते हैं। अब हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि फॉर्म का नाम है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025। ये 12th पास की जॉब है, लेवल 3 की जॉब है, 2000 ग्रेड पे की जॉब है। इसका फॉर्म जो है 31 तारीख से शुरू हो चुका है, जो कि 30 जनवरी 2026 तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे बहुत ही अच्छे से करके प्रॉपर जो है सब कुछ प्रिसीजन के साथ फॉर्म भरना, डीबी में ना बाहर हो जाओ, तो इस चीज़ का ध्यान देना। अब इसमें टोटल वैकेंसी 32,000 के आसपास है, 30,000 से ज़्यादा वैकेंसी है, जिसमें पोस्ट हैं सिविल पुलिस की आपकी पोस्ट है, पीएससी की हैं, एसएसएफ की हैं, जेल वार्डर की हैं, घुड़सवार। महिलाओं के लिए महिला बटालियन भी है। तो इसके लिए आपको क्या प्रेफरेंस रखनी है, इसके लिए मैंने एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना रखा है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लेना। उसको भरने में गलती मत करना, मैं पहले आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग बाद में पछताते हैं, क्योंकि उनका नेचर अलग होता है। फिर जॉब में जाने के बाद वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कुछ और, उनको मिलता है कुछ और, तो फिर वो बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो अभी से आप जो है वीडियो को देख के उसी हिसाब से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस बनना फॉर्म में। अगर हम लोग एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की बात करें तो देखो, होमगार्ड का पेपर अप्रैल में होना है, उसी के बाद में मई या जून में जो है आपका इसका भी एग्जाम हो जाएगा। तो हम लोग 4 से 5 महीने की स्ट्रेटजी जो है लेके चलेंगे। इसी के हिसाब से हम लोग जो है पूरी चीज़ें प्लान किए हुए हैं। 4 से 5 घंटे की पढ़ाई से आपको भी पता है कि कुछ नहीं होगा। हमें रैंक लाने के लिए पढ़ना है। रैंक नहीं ला पाओगे तो एक चीज़ तो होगा कि अगर आप रैंक के लिए पढ़ते हो, पूरी जी जान लगा के पढ़ते हो, तो आपका सिलेक्शन तो 100% हो जाएगा। लेकिन अगर आप केवल सिलेक्शन के लिए पढ़ते हो तो आप मेहनत भी उतनी करोगे और फिर कुछ नंबर से बच्चे रह जाते हैं, क्योंकि मानव की प्रवृत्ति होती है, वो जितना टारगेट डिसाइड करता है उससे कम ही अचीव कर पाता है। इसलिए हमेशा इस तरीके से तैयारी करोगे, मुझे टारगेट जो है रैंक लाना है, तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। और इसका फायदा एक और है कि आपका प्रमोशन भी आपके इसी रैंक से होता है। कल को आप दीवान बनोगे,
दरोगा बनोगे तो इसी रैंक से जो है आपका प्रमोशन भी होना है विभाग में। तो रैंक बहुत जरूरी है, आज का मेहनत किया हुआ आपको कल बहुत जो है अपने ही बैच वालों से आगे ले जाएगा। अब हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो देखो इसमें आपका ऑफलाइन OMR बेस्ड पहले पेपर होगा, उसके बाद आपकी पहली मेरिट आएगी DVPST के लिए, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे, उसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसके बाद जब ये चीज़ पास कर लोगे तो उसके बाद आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, और जब आप फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पास कर लोगे तो आपकी फाइनल मेरिट जो है आएगी मेडिकल के लिए। ठीक है, मेडिकल में उतने ही बच्चों को अप्रॉक्स बुलाया जाता है जितनी वैकेंसी होती है, कोई भी वेटिंग लिस्ट वगैरह नहीं आती है। अभी इन चीज़ों को मैं आगे पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। अब जैसे अगर हम लोग लिखित परीक्षा की बात कर लें तो लिखित परीक्षा में 150 प्रश्न आते हैं, हर प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो पूरा 300 नंबर का पेपर होता है। इसमें हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और GK GS वाला पोर्शन आता है, जैसा कि आप सिलेबस स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। अब इसका प्रॉपर डिवीजन नहीं होता, थोड़े आगे पीछे होते हैं, इसका नंबर फिक्स नहीं होता है कि सब्जेक्ट में इतने क्वेश्चन आएंगे। अप्रॉक्स इसी के आसपास जो है आपका ओवरऑल हर सब्जेक्ट में जो है क्वेश्चन रहता है। अब हम लोग को टारगेट क्या लेके चलना है, हम लोग को 130 प्लस क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। पिछली बार के हिसाब से वैकेंसी भी ऑलमोस्ट आधा है, और हर बार जैसा कि बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है भाई, कंपटीशन अलग लेवल का होते जा रहा है। तो हम लोग को 130 प्लस का ही टारगेट करके उसी हिसाब से मैंने जो है आप लोग का टाइम टेबल और स्ट्रेटजी बनाया है, और आप लोग को भी यही टारगेट अचीव करने की कोशिश करनी है। अब हम लोग फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात कर लेते हैं। इसमें अगर हम लोग हाइट की बात करें तो मेल के लिए ST कैटेगरी को छोड़ दें तो 168 सेंटीमीटर, अगर ST के लिए 160 सेंटीमीटर, अगर फीमेल की बात करें तो जनरल, EWS, OBC और SC के लिए 152 सेंटीमीटर और ST के लिए 147 सेंटीमीटर मिनिमम आपकी हाइट होनी चाहिए। और अगर आप बॉर्डर पे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं बॉर्डर पे हैं, तो आप बिल्कुल भी मत जाओ, क्योंकि वो हाइट थोड़ा दबा के नापते हैं, फिर आपको बाहर कर देंगे, तो आप इसकी तैयारी मत करो। अब हम लोग मेल में चेस्ट की बात कर लें तो आपका मिनिमम 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए इन 4 कैटेगरी के लिए। अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो आपको 2 सेंटीमीटर की छूट मिलती है, लेकिन फुलाव 5 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। फीमेल में केवल वेट का क्राइटेरिया होता है, जो कि मिनिमम 40 kg होना चाहिए। अब हम लोग अगर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की बात कर लें तो इसमें मेल के लिए 48 मीटर दौड़ना होता है 25 मिनट में, और फीमेल की बात करें तो 24 मीटर दौड़ना होता है 14 मिनट में। अब चलिए हम लोग डिटेल स्ट्रेटजी की बात करते हैं। सबसे पहले किसी भी तैयारी को शुरू करने से पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए, तो आप इसका सिलेबस डाउनलोड कर लो, और जहाँ भी आप पढ़ते हो लाइब्रेरी में, घर में, वहाँ पे चिपका लो। दूसरी बात कर लेते हैं, पेड कोर्स ले लें या फिर फ्री यूट्यूब लेक्चर से पढ़ें। तो देखो, अगर आपके पास पैसे का इतना कोई बड़ा इशू नहीं है तो आप पेड कोर्स ले लेना। अगर आप डायरेक्शन लेस हो, आप डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो, आप अपना टाइम टेबल नहीं बना पाते हो, तो आप पेड कोर्स ले लेना, इसमें आपको इन सब चीज़ों को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप डायरेक्शन के साथ पढ़ाई कर पाते हो, आप अपने ऊपर कंट्रोल कर पाते हो, ठीक है, आप अपना टाइम टेबल बना के फॉलो कर पाते हो, तो आप फ्री यूट्यूब लेक्चर से भी पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ आपको वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको कोई टीचर पसंद नहीं आता तो आप दूसरे टीचर से सर्च करके पढ़ लोगे, लेकिन यहाँ पे जो टीचर हैं 1-2 वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। ऊपर से दिन में 7-8 क्लास चल रही होती है, तो चीज़ें मैनेज भी नहीं हो पाती, फिर लगता है कि छूट गया, ठीक है। तो सबका अपना अपना फ़ायदा है, लेकिन अगर आपके पास पैसे की ऐसी कोई बड़ी इशू नहीं है तो आप पेड कोर्स ले लेना अगर आप बिगिनर हो। बाकी मैं आगे आपको सब कुछ सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि अगर आपको यूट्यूब से और खुद से तैयारी करनी है तो आपको सब्जेक्ट वाइज क्या स्टडी रखनी है। अब हम लोग आगे देखेंगे उसको। उसमें मैंने सब कुछ जो है आपको बता रखा है कि बुक्स कौन सी लेनी है, टीचर्स कौन कौन से टीचर्स हैं जिससे आप पढ़ सकते हो, मॉक टेस्ट कब देना, सब कुछ आगे जो है मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। सबसे पहले हम लोग टीचर की ही बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके पेपर में 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं, हिंदी, GK GS, UP GK, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। अब इन चारों के लिए ये मैंने टीचर्स का नाम रखा है, ये अपने फील्ड के बेस्ट टीचर्स हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप इनका नाम जाके यूट्यूब पे सर्च करना, इनके वीडियो जो आपको मिल जाएंगे, फिर उनका जो है आप देख लेना कि आपको किसकी स्टाइल पसंद आ रही है, फिर उसी हिसाब से आप सब्जेक्ट वाइज डिसाइड करके अपने टीचर को अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देना। अब जैसा कि मैंने लिख रखा है कि हर सब्जेक्ट के लिए टीचर फिक्स कर लो, ठीक है। जरूर तभी टीचर को बदलो, जैसे कि मैंने लिखा है कि स्विच इफ नेसेसरी है, टीचर को तभी बदलो जब जरूरी हो। बीच बीच में हर एक चैप्टर के लिए दूसरे टीचर को बदलने की जरूरत नहीं है, फिर आपका सिलेबस ही आपको लगेगा कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाया, ठीक है। अब किसी भी टीचर के से पढ़ने से पहले उसके प्लेलिस्ट को चेक कर लो कि उसकी प्लेलिस्ट कंप्लीट है कि नहीं। बहुत बार क्या होता है कि हम शुरू कर देते हैं पढ़ना, लेकिन बाद में देखते हैं कि 2-3 चैप्टर के बाद प्लेलिस्ट ही इनकम्प्लीट है, फिर हम दूसरे टीचर पे जाते हैं, उसकी स्टाइल अलग, उसका तरीका अलग, उसके नंबर ऑफ लेक्चर्स अलग, फिर ऐसा लगता है कि मेरा टाइम खराब हो गया। तो ये चीज़ आप जरूर चेक कर लेना कि प्लेलिस्ट कंप्लीट होनी चाहिए। अब हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं सिलेबस कंप्लीट करने का, वो लगभग 2 से ढाई महीने में हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद रिवीजन और मॉक टेस्ट वाला जो है हम वो वाला टारगेट रखेंगे, फिर हम लोग उस पर स्विच कर जाएंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ्स के। तो आपको मैथ्स के सभी चैप्टर को सीक्वेंस, जैसे कि आपने टीचर फिक्स कर लिया, उसकी प्लेलिस्ट फिक्स कर ली, उसके बाद जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना तो आपको सीक्वेंस में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप बीच में कहीं घुस के किसी चैप्टर को पढ़ने लगे, नहीं।
आपको बिना परसेंटेज पढ़े, आपको बिना एवरेज पढ़े, आपको बिना नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन वगैरह पढ़े सीआई में दिक्कत होगी, एसआई में दिक्कत होगी, आगे आगे मिक्सचर एनालिगेशन में दिक्कत होगी, टाइम एंड वर्क में दिक्कत होगा। तो जिस सीक्वेंस में टीचर ने पढ़ाया था उसका सीक्वेंस, जिस भी प्लेलिस्ट से आप पढ़ रहे हैं उसका जो सीक्वेंस है उसी से पढ़ना और उसी को फॉलो करना। सबसे पहले अर्थमेटिक खत्म करो, उसके बाद एडवांस में जाना। एडवांस में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल मेंसुरेशन 2D आता है। अब जैसे कि आप अपना सिलेबस देखोगे तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, 3D मेंसुरेशन 3D नहीं है, हाइट एंड डिस्टेंस नहीं है, लेकिन उसमें एक मिसलेनियस चीज करके लिखी हुई है और इसमें ये कुछ भी डाल देते हैं। तो आपके पास एक पीवाईक्यू होना चाहिए, जो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसी हिसाब से जब आप मॉक टेस्ट दोगे हफ्ते में, तो उसी के इर्द गिर्द आपको अपनी तैयारी करते हुए चलना है। टोटली सिलेबस पर डिपेंड नहीं होना है कि नहीं सिलेबस में ये नहीं है तो ये नहीं आ सकता, ठीक है। अब हमको डेली 2 से 2.5 घंटे का टारगेट रखना है मैथ के लिए। इसमें टारगेट रखना है हमें कि 3 वीडियो एटलीस्ट जो है हमारी खत्म हो जाए 1.5 पे या फिर 1.25x पे करके पढ़ना, क्योंकि टीचर जब बेसिक्स पढ़ाता है तो वो अपनी स्पीड जो है बोलने की स्लो रखता है, बीच बीच में रुकता भी है उसको सोल्यूशन करने के लिए। तो आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देखना। उसके बाद क्या करना है कि आपको तुरंत उसके नोट्स नहीं बनाने, नहीं तो 1 घंटे का लेक्चर 3-3 घंटे में जाएगा और आप दिन भर में केवल 2-3 लेक्चर ही देख पाओगे, ठीक है। आपको केवल स्क्रीनशॉट ले लेना है। बाद में जब आप फ्री हो जाते हो या फिर आपका माइंड एग्जॉस्ट कर जाता है पढ़ते पढ़ते, या फिर रात में आप अपना शेड्यूल बना लो, उस टाइम आपको जो है स्क्रीनशॉट नोट कर लेना है, अपना नोट्स बना लेना है। अब एक चैप्टर में एक टाइप के मैक्सिमम 2 सवाल को आपको नोट करना है, ठीक है। जिस भी टाइप का सवाल टीचर करा रहा है जो कि आपको अच्छे लग रहे हैं, जो कि अच्छे लेवल के हैं, या फिर लग रहा है कि मैं बाद में बोल जाऊंगा, उसके केवल मैक्सिमम 2 सवाल, वैसे तो 1 सवाल लेकिन मैक्सिमम आपको 2 सवाल नोट कर लेने हैं। साथ साथ फार्मूला नोट करते हुए चलना है, शॉर्ट ट्रिक नोट करते हुए चलना है। एक चीज आपको अभी से करना है कि आपको 5 से 6 पन्ने की एक कॉपी बना लेनी है, जिसमें आपको हर एक चैप्टर का केवल फार्मूला लिखना है। इसका फायदा ये होगा कि जब आप लास्ट में मॉक टेस्ट देने बैठोगे तो कई बार क्या होता है कि फार्मूले की वजह से हमारा सवाल नहीं बनता, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम पूरा नोट्स में पलटें उसको, उसमें फार्मूला खोज के पढ़ें। तो लास्ट में ये कॉपी आपको काम आएगी, आप सीधे 4 से 5 पन्ना रिवाइज कर लोगे, आपका पूरा फार्मूला रिवाइज हो जाएगा। तो ये मैंने बना रखी है, मुझे बहुत ही बेनिफिशियल हुई मेरे एग्जाम के टाइम पे। तो आप इसको साथ साथ बनाते चलना, तो अलग से मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको जैसे जैसे आप नोट्स बनाओगे और आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आपको 5 से 6 पन्ना छोड़ देना है। क्यों? जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें आपको इसी चैप्टर के नए सवाल देखने को मिलेंगे, अच्छे लेवल के सवाल, तो आप उसको यहीं पे आकर नोट कर लोगे। कोई नया फॉर्मूला, कोई नया कंसेप्ट मिलेगा तो उसको आप यहीं पे आकर नोट कर लोगे। अदरवाइज बाद में आप इधर उधर नोट करोगे तो फिर आपको रिवीजन में दिक्कत होगी। अब जैसे आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया तो तुरंत उसके आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। आपको अभी से किसी अच्छे पब्लिकेशन की पीवाईक्यू वाली बुक ले लेनी है। इससे आपका फायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि टीचर ने पढ़ा रखा है तो मेरे से सवाल बन रहे हैं, या फिर अगर सवाल नहीं बन रहे हैं तो आप अपने टीचर टाइम रहते ही चेंज कर सकते हो। इसलिए आपको पीवाईक्यू साथ साथ लगाते हुए चलना है। अब उसके बाद टाइम एंड प्रेशर हैंडलिंग के, जब आप मॉक टेस्ट में देते हो तो आपको आता हुआ सवाल भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ टाइमर चल रही होता है, प्रेशर होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपका जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाता है वैसे ही आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट उसका देना है। अब आप वो टेक्स्ट बुक से दे सकते हो, या फिर टेक्स्ट बुक पे जितना भी टाइम पर सेक्शन वहाँ पे दिया हुआ है उतना ही आप ऑफलाइन जो है मॉक टेस्ट परचेस करके अपने मोबाइल में टाइमर चला के उस हिसाब से जो है कर सकते हो। लेकिन ये करना बहुत जरूरी है, नहीं तो लास्ट में आप यही कहोगे कि सर मैंने सब पढ़ लिया लेकिन मॉक में मेरे से सवाल नहीं बनते। तो ये वाला जो है स्टेप आप स्किप नहीं कर सकते। अब आपको टारगेट रखना है मैथ में एक चैप्टर को 3 से 4 दिन में, मैक्सिमम 3 से 4 दिन में खत्म करने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमें टारगेट रखना है कि लगभग 2.5 महीने में, मैक्सिमम 2.5 महीने में हमारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए। और मैथ थोड़ा टाइम लेती है। अब कुछ चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। कैलकुलेशन स्पीड। अब कैलकुलेशन स्पीड आपकी कैसी बढ़ेगी? आपको डिजिटल सम यूज करने आना चाहिए। अभी अगर डिजिटल सम नहीं आता है तो अभी गगन सर का या फिर किसी भी टीचर का डिजिटल सम का वीडियो देख लो और इसको अभी से क्वेश्चन में यूज करना शुरू कर दो। आप डेली 15 मिनट का कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करो। आप अपने से भी क्वेश्चन मान के कर सकते हो, या फिर दुनिया भर के एप्लीकेशन आते हैं, एक मैथ्स वर्कआउट नाम का एप्लीकेशन आता है, आप उसको इंस्टॉल कर लो, उस पर मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। आप टेबल लिख लो 1 से 30 तक अपने कॉपी में, आप स्क्वायर लिख लो 1 से 50 तक, क्यूब 1 से 30 तक, पावर 4 की वैल्यू 1 से 10 तक, डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन की इंपॉर्टेंट वैल्यू जो मोस्ट रिपीटिंग है, जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट करती है। जैसे 1/7 है तो वो 14 दशमलव कुछ लिखा रहता है, लेकिन अगर 14 दशमलव कुछ लिखा रहता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सी वैल्यू है, फिर हम क्वेश्चन ही स्किप कर देते हैं। ताकि ये सब चीज़ें जब आपको याद रहेंगी ना तो आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगा, और जब कैलकुलेशन स्पीड बढ़ता है ना तो आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने के टाइम बहुत बचते हैं, समझ रहे हो। और ओवरऑल पेपर के लिए हर एक जो है सब्जेक्ट में आप जो है इधर टाइम बचा के उनको दे सकते हो, तो ओवरऑल पेपर इंपैक्ट होता है इसकी वजह से। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बच्चे समझते नहीं, तो ये आपको अभी से करते हुए। अगले सब्जेक्ट की स्टडी में जाने से पहले उन बच्चों की बात कर लेते हैं जो हार्ड वर्किंग है, जो लेबोरियस है, जिनके अंदर किसी भी एग्जाम को निकालने की क्षमता है, लेकिन उसी के साथ साथ
वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, फुली कंसंट्रेशन के साथ कभी पढ़ाई नहीं कर पाते, कभी भी उनको वो स्टडी इन्वायरमेंट ही नहीं मिलता जहाँ पे वो अपने पोटेंशियल को 100% यूटिलाइज कर सके। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो 4 से 6 महीने डेडिकेटली किसी एग्जाम को दे दे, फुली कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर ले, तो वो उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ऐसे बच्चे सौरभ सर का मेंटर 365 गुरुकुल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका रहना, खाना, पढ़ना, लाइब्रेरी, फिजिकल ट्रेनिंग सब कुछ अंडर द रूफ है। यहाँ पे मोबाइल के साथ साथ हर वो चीज़ बना है जो आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करती है। सौरभ सर खुद भी एसएससी सीपीओ को भी रैंक क्लियर कर रखा है, दिल्ली गवर्नमेंट में टीचर भी रहे हैं और भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्लियर कर रखा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ ज्वाइन करना चाहिए आपको, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनके चैनल का लिंक भी मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके पूरे चैनल पर देख सकते हैं वहाँ का स्टडी इन्वायरमेंट क्या है, बच्चों का रिव्यू क्या है, ग्राउंड कैसा है, कमरा कैसा है, लाइब्रेरी कैसा है, स्टडी इन्वायरमेंट कैसा, सब कुछ आप वहाँ देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वहाँ जाने से आपको फायदा होगा तो आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग रीजनिंग की। तो देखो रीजनिंग में मैक्सिमम चैप्टर्स तो ऐसे होते हैं जिनकी आपको केवल प्रैक्टिस करनी होती है, जैसे ब्लड रिलेशन है, एनालॉजी है, ठीक है, नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, और भी दुनिया भर के टॉपिक्स हैं जिनकी आप जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे आपका लॉजिक बिल्डअप होता जाएगा। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कि कैलेंडर है, क्लॉक है, काउंटिंग ऑफ फिगर है, मासिक अभिरुचि है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इसमें कुछ ट्रिक्स और फॉर्मूले होते हैं। अगर आप उनको ध्यान में नहीं रखोगे ना तो आपसे इन टाइप के सवाल बनेंगे नहीं। तो इसके लिए आप जो है सबसे पहले यूट्यूब से जाओ, पढ़ो और इनके नोट्स बना लो। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए आप पीयूष वार्ष्णेय सर से पढ़ सकते हो। उनका 4-5 घंटे का एक लेक्चर है, उसमें उन्होंने बताया है कि जैसे पूर्ण धारणा वाला सवाल है, कथन निष्कर्ष है, कथन पूर्वानुमान है, डिसीजन मेकिंग है, तो इसको आंसर करने से पहले आपके दिमाग में क्या चीजें जो है आप कंसीडर करके चलेंगे। अगर आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे तो आप गलत उत्तर देंगे। तो इसके लिए जो है आप पीयूष वार्ष्णेय सर से पढ़ सकते हैं। मानसिक अभिरुचि आप आर.एस. पिलवार सर से पढ़ लेना, आप सर्च कर लेना। मानसिक अभिरुचि के 10 से 12 वीडियो जिनके हैं और बहुत ही अच्छा है। इसको पढ़ने के बाद आपके जो है इस टाइप के सवाल जो है गलत नहीं होंगे। बाकी जो भी चैप्टर है इन सभी चीज़ों को छोड़ के, ठीक है, उसको आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब कि स्टेटमेंट बेस्ड और मानसिक अभिरुचि को छोड़ के ये जो क्लॉक, कैलेंडर, काउंटिंग ऑफ फिगर है आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। अरुण सर से, संदीप सर से, विक्रमजीत सर से, किसी से भी जो है सर्च करके पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको स्टार्टिंग में ही क्या करना है ना, 2-3 PYQs देने हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट, जो भी आपके प्रीवियस एग्जाम्स में यूपी पुलिस के पूछे गए। उससे आपको क्या होगा ना कि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के सवाल आपको कठिन लग रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा समय लग रहा है, या फिर जिसका अप्रोच ही नहीं समझ में रहा है, आपको लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। तो बस उन टॉपिक को नोट कर लेना है और PYQ से ही 50 से 100 क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस कर लेने हैं ताकि उसका लॉजिक बिल्डअप हो जाए। और उसके बाद जैसे ही ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं तो आपको डेली केवल एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है, या फिर ऑफलाइन दीजिए या फिर ऑनलाइन दीजिए, ठीक है। दुनिया भर के ऑफलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं और ऑनलाइन देना है तो आप टेक्स्ट बुक या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे दीजिए। आपको 30 से 45 मिनट से ज़्यादा जो है रीजनिंग को डेली नहीं देना है। एक बार ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई कंप्लीट हो जाने के बाद चलते हैं हिंदी पे। तो देखो हिंदी में 4 पार्ट्स होते हैं, हिंदी ग्रामर, शब्दकोश, अपठित पाठ और जो है आपका साहित्य वाला पोर्शन, ठीक है। एक एक पोर्शन हम लोग प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको मैथ में बताया तो आपको उसी तरीके से इसको भी लेकर चलना है। किसी एक टीचर की प्लेलिस्ट को पकड़ लेना है, कंप्लीट प्लेलिस्ट को, ठीक है, बीच में चेंज मत करना, प्रॉपर उससे नोट्स बनाओ। डेली 2 से ढाई घंटे का टारगेट रखो हिंदी के लिए, उसमें 3 से 4 लेक्चर खत्म करने की कोशिश करो। 1.5 स्पीड पे कर लो क्योंकि टीचर्स ऑलमोस्ट स्लो ही पढ़ाते हैं, जो बेसिक से पढ़ाते हैं, ठीक है। तुरंत नोट्स आपको नहीं बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है जब आपका ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाता है, जब आपको पढ़ने का मन नहीं करता, या फिर रात में सोने से पहले 1 से 1.5 घंटा डिसाइड कर लो कि मुझे मैथ्स और हिंदी के जो है नोट्स जो है अपने स्क्रीनशॉट से नोट करने हैं। तो ये चीज़ आपको कर लेना है। अगर आप साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलोगे तो आपका एक एक लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, फिर वो वर्थ इट नहीं होता है, ठीक है। हर नोट्स के पीछे 5 से 6 पन्ना छोड़ना, जैसे कि मैंने मैथ्स में ही बताया, ताकि जब आपको नया चीज़ मिल जाए, उसी ग्रामर के चैप्टर से रिलेटेड कोई नया रूल मिल जाए, फिर कोई नया सवाल मिल जाए तो आप वहाँ पे जो है नोट कर लो। इसी तरीके से आपसे 40 से 45 दिन, लगभग 50 दिन में आपका जो है हिंदी ग्रामर वाला भी सिलेबस खत्म हो जाएगा और लगभग 2 महीने में आपका मैथ्स का भी जो है सिलेबस खत्म हो जाएगा। हर चैप्टर को करने के साथ साथ उसका PYQs को करते हुए चलना है ताकि आपको पता चलते रहे कि आपसे कोई चीज़ वहाँ मिस तो नहीं होगी। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो उड़ा उड़ा के चीज़ों को पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो जब आप PYQs लगाओगे तो आपको पता चलेगी कि उतने डिटेल में उन्होंने पढ़ाया भी है कि नहीं जितने डिटेल में क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि आप समय रहते जो अपने टीचर को जो है चेंज कर सको, या फिर अगर आपसे ही कोई चीज़ नज़रअंदाज हो गई तो आप जाके वहाँ पे वो चीज़ नोट कर सको। इसलिए PYQs बहुत ज़रूरी है। अब उसके साथ साथ एक चीज़ मैंने यहाँ लिख रखी है कि एग्जामपुर चैनल पे विवेक सर एक मिक्स क्वेश्चन की क्लास चलाते हैं शाम को। हमारे टाइम पे तो चलाते थे, अभी मुझे आइडिया नहीं है। तो जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना तो आप इसको शुरू कर देना, ठीक है। खाते हुए, नाश्ता करते हुए आप ईयरफोन लगा के इसको सुनना। इसमें मिक्स क्वेश्चन रहते हैं, साहित्य के भी रहते हैं, ग्रामर के भी रहते हैं,
वोकैब के भी रहते हैं। तो इससे आपका ओवरऑल हिंदी का रिवीजन होता रहता है। आप उसको स्क्रीनशॉट ले लो और जो भी जरूरी लेके ग्रामर वाला पोर्शन या फिर वोकैब वाला अपने मिसलेनियस कॉपी में, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, उसमें नोट करते हुए चलना और लास्ट में उसको रिवाइज कर लेना एग्जाम के टाइम पे। अब हम लोग दूसरी बात कर लेते हैं शब्दकोश की। अब जैसे शब्दकोश में कई सारी चीजें आती हैं, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, तत्सम, तद्भव, अनुकारती शब्द, देशज, विदेशज, शुद्ध अशुद्ध, ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाली चीजें, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो शब्दकोश में आती हैं। अब इसके लिए आपको डेली 1 से 1.5 घंटा देना है। आपके पास जो भी बुक है उसी से, जैसे आपके पास राजपाल यादव है या फिर आप मुझसे कहें पूछेंगे तो मैं आपको ओमकार नाथ सजेस्ट करूंगा। ओमकार नाथ की अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है, उसमें बहुत ही अच्छा वो कैब दिया हुआ है। तो उसको आप ले लो और उसको मार्किंग करके पढ़ना शुरू कर दो। मार्किंग करने का मतलब ये होता है कि जैसे आप विलोम शब्द पढ़ना शुरू किए तो विलोम शब्द में बहुत सारा ऐसा शब्द है जो आपको पहले से पता होगा, ठीक है, तो आपको उनको मार्क नहीं करना है। पेंसिल से आपको उन चीज़ों को मार्क करना है जो आपके लिए नया है, जो आपको नहीं पता है। फिर क्या होगा ना कि जब आप दोबारा उसको पढ़ने आओगे तो बहुत सारी चीज़ें याद हो करेंगी, तो उसको आपको मिटा देना है। इस तरीके से आप जितनी बार रिवीजन करते हुए इस लूप को फॉलो करते हुए चलोगे ना, तो आपका रिवीजन करने वाला पोर्शन खत्म होता जाएगा। अदरवाइज अगर आप मार्किंग नहीं करोगे तो आप आके सेम पन्ने के सारे सवाल पढ़ोगे, फिर उसमें आपका टाइम जो हो जाएगा। इसलिए मार्किंग बहुत जरूरी है। अब एक साथ आपको 2 चीजें लेके चलनी है। अगर आप पर्यायवाची पढ़ रहे हो तो आपको उसके साथ मुहावरे लेके चलने हैं। ऐसा नहीं करने कि पर्यायवाची के साथ तत्सम तद्भव ले लेना है, दोनों बोरिंग है, फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। तो आपको जैसे 50 पर्यायवाची पढ़ लिए तो 50 मुहावरे पढ़ लिए। एक दिन में 2 चीज लेके चलना है। विलोम शब्द पढ़ रहे हो तो वाक्यांश के लिए एक शब्द इसके साथ रख लो, तत्सम तद्भव पढ़ रहे हो तो मुहावरे रख लो इसके साथ, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये चीज टिल योर एग्जाम लेके चलनी है। वोकैब को ऐसा नहीं है कि मैं वोकैब को खत्म कर दूंगा, वोकैब इनफाइनाइट है, खत्म नहीं होगी, ठीक है। आप यहाँ पढ़ते रहोगे, मॉक टेस्ट देते रहोगे, आपको नए नई चीजें मिलती रहेंगी। तो आपको 1 से 1.5 घंटा बाद में जब आपकी चीजें थोड़ी कुछ हद तक सुधर जाएंगी तो आप इसको 1 घंटा कर देना, 45 मिनट से 1 घंटा। लेकिन आपको वोकैब को डेली लेके चलते हुए तब तक चलना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। इसको लूप में रखना है, एक बार खत्म हो जाए फिर दोबारा आओ, फिर तिबारा आओ, ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। शुद्ध वर्तनी को आपको साथ साथ लेके चलना है, ठीक है। डेली 30 से 35 शुद्ध वर्तनी को आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। इसको बहुत लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन आते हैं 1 से 2, और ठीक है, अगर आप गलत करते हो तो आपका जो है 4 नंबर का गैप आ जाता है। अगर आप 2 क्वेश्चन गलत कर देते हो, आप 4 नंबर आपको कंपटीशन से बहुत दूर कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप डेली, इसमें ज्यादा कुछ मेहनत नहीं लगना है, केवल वहां देखना है और अपने कॉपी पे उसको लिखना है, ठीक है। और आपका कॉन्शियस माइंड आपको बताता रहेगा कि ये वर्तनी शुद्ध है कि नहीं। तो इसके लिए कुछ अलग से मेहनत नहीं करना। 10 मिनट में आपका 30 से 35 रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि इसको आपको खत्म नहीं करना है, इसको बस कंटिन्यू रखना है अपने एग्जाम तक, ठीक है। थोड़ा समय आप घटा सकते हो जैसे जैसे आपकी चीजों पे कमांड होती जाए। अब अपठित पाठ के लिए आपको परेशान नहीं होना है। जैसे जैसे आप वोकैब पे कमांड कर लोगे, आप ग्रामर पे कमांड कर लोगे, तो ये वाली चीजें भी आपकी सुधर जाएंगी। उसके साथ साथ जब मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके लिए अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं साहित्य रचना एंड रचनाकार की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैक्सिमम लोग छोड़ के चलते हैं क्योंकि ये टफ होती है, ठीक है। ये आपको कंपटीशन से बाहर भी कर सकती है, अंदर भी कर सकती है, और आपको रैंकर भी बना सकती है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीजें होती है। लोग सोचते हैं कि केवल रचना और रचनाकार, नहीं, दुनिया भर की चीजें होती हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाते हैं तो वहां मैंने मैक्सिमम चीजें पीडीएफ के फॉर्म में दे रखा है। जैसे व्यास सम्मान है, शास्त्री सम्मान है, इंदु लेखा पुरस्कार है, ठीक है, शोभितलाल नेहरू पुरस्कार है, किसने कौन से कथन को बोले, ठीक है, कौन किस विधा की रचना है, सब कुछ बहुत सारी चीजें पूछता है। उसको मैंने जो है पीडीएफ वाइज वहां पे प्रॉपर दे रखा है, और मैं अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूं वहां पे देना। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, ठीक है। आपको डेली जो है साहित्य को 30 से 45 मिनट आपको देना है। अगर आप चाहते हैं कि आप नॉर्मल लोगों से अलग हो जाएं, आप भीड़ से अलग हो जाएं, तो आपको ऐसा काम करना पड़ेगा जो नॉर्मल लोग नहीं करते, या फिर एवरेज बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो भीड़ का हिस्सा वो नहीं कर रहे। तो आपको ये चीज़ करना है। आपके पास जो भी बुक हो उससे आपको 30 से 45 मिनट साहित्य का जो है मार्किंग करते हुए, जैसा कि मैंने बताया, पढ़ना है, ठीक है। रचना पढ़ ली तो फिर कथन वाले पे चले गए, फिर गुरु शिष्य पे चले गए, फिर विधा पे चले गए, फिर उसके बाद सम्मान पे चले गए कि व्यास सम्मान किसको कब मिला, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इस तरीके से जो है आपको करते हुए चलना है। इसको मैंने जैसे यहाँ लिखा कि मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने टारगेट बैच जो यूपीएसआई का मैं बनाया हूँ उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कवर करते हुए चल रहा हूँ। और अगर आप लोग डिमांड करते हो तो जब आपका एग्जाम डेट आएगा तो मैं आपके लिए भी, यूपी पुलिस के लिए भी एक डेडिकेटेड टारगेट ग्रुप बना दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जीके जीएस और यूपी जीके वाले पोर्शन की, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको वीडियो नहीं देखनी है, आपको स्पीडी फॉलो करनी है। वीडियो देखना वर्थ इट नहीं होता है। आप 1 से 1.5 घंटे का वीडियो देखोगे, उसको नोट करोगे, आपका बहुत समय उसमें चला जाएगा।
करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी फॉलो करो, हर महीने इसका संस्करण आता है, उसको ले लेना और अपने आप को अपडेट कर देना है। पिछले 6 महीने का केवल आप जो है करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ लो। आपको इसमें डेली टॉपिक वाइज डिसाइड कर लेना है कि आज मैं कौन क्या है पढ़ूंगा, आज मैं मंत्रिमंडल पढ़ूंगा, या फिर आज मैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री पढ़ूंगा, आज मैं इंडेक्स पढ़ूंगा जो विभिन्न सूचकांक होती है, आज मैं महत्वपूर्ण तिथियां पढ़ लूंगा, या फिर आज मैं सैन्य अभ्यास पढ़ लूंगा, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो करंट में आई हुई हैं अगर आज मैं उनको कवर कर लूंगा, या फिर जो रिसेंट में अवार्ड्स मिले हैं मैं उनको कवर कर लूंगा। तो आपको बेसिकली टॉपिक डिसाइड कर लेना, ठीक है। जैसा कि आप टॉपिक कुछ स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, तो आपको टॉपिक डिसाइड करके 30 से 45 मिनट डेली एक टॉपिक को जो है कंप्लीट करते रहना। उसके बाद बीच बीच में जब वीकेंड पे आप मॉक टेस्ट देकर थोड़े फ्री होते हैं तो इसका जो है मंथली जो वन लाइनर आता है उसको भी थोड़ा ज़्यादा टाइम देकर कवर करते हुए साथ साथ चलना है। अब हम लोग जीके की बात करते हैं, तो आपके पास जीके के लिए लूसेंट होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक होनी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया। अब लूसेंट पढ़ने से पहले अगर आप सीधे नए हैं, बिगिनर हैं, और आप सीधे लूसेंट पे कूद जाएंगे तो आपका इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, आप वहां से भाग आओगे, आप जीके में कमजोर हो जाओगे क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा वहां पे। तो आपको वहां कूदने से पहले आपको हिस्ट्री के, जियोग्राफी के, पॉलिटी के, स्टैटिक जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के वन शॉट वीडियो देख लेने, लेकिन बुक को साथ रखते हुए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही देख लो, अगर आप बुक को अपने पास नहीं रखे हो, बुक से मिला नहीं रहे हो, तो फिर कुछ मतलब नहीं उसको पढ़ने का। तो अपने पास लूसेंट की बुक रखो और वन शॉट वीडियो देख लो, ताकि आपको सारी चीजें कहानी के तौर पे समझ में आ जाए, ताकि जब आप दोबारा फिर अपने से बुक की रीडिंग करना स्टार्ट करो तो आपको वो चीजें रिलेट करने, आप वो चीज से रिलेट कर सके कि अच्छा नहीं सर ने ऐसा बताया था, इसके बाद ये है, इसके बाद ये हुआ था, ठीक है। आपको एक क्रम दिखे उसमें, ठीक है। इसके लिए आप जो है सबके वन शॉट वीडियो देख लेना, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप बस डाल देना यही चीज़, हिस्ट्री वन शॉट वीडियो, या फिर जो भी वन शॉट वीडियो आपको किसी न किसी टीचर का मिल जाएगा, वहां से जाके आपको कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है कि अगर आप सीधे बुक में कूदते हो तो आपका कंसंट्रेशन नहीं बनता, आपको बोरिंग लगती है, इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद जैसे ही आप एक बार ये वीडियो वगैरह देख लेते हो, उसके बाद आपको डेली टॉपिक वाइज डिसाइड करके आपको लूसेंट पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपने जो है वीडियो से कर लिया, अब आप जो है बेसिक से पढ़ने लगे, शुरू से पढ़ने लगे, आप गुप्त काल पढ़ रहे हो, या फिर आप मराठा पढ़ रहे हो, या फिर आप जो है स्वतंत्रता संग्राम पढ़ रहे हो, गवर्नर जनरल पढ़ रहे हो, तो टॉपिक वाइज डिसाइड करके 1 से 1.5 घंटा जो है आपको पढ़ना है। आपको ये नहीं है कि आज मैंने गवर्नर जनरल पढ़ना स्टार्ट कर दिया और 1 घंटा ही पढ़ूंगा, 4-5 ही पढ़ पाया, 1 घंटा बीत गया तो उसको छोड़ दूंगा, नहीं। भले उसमें 2 घंटा लगे, वो जो टॉपिक डिसाइड किया उसको पढ़ के ही खत्म करना है, ठीक है। और उसको पढ़ने के बाद उसके पीवाईक्यू लगा लेने, ताकि आपको जो है कॉन्फिडेंस आए कि नहीं जो मैं पढ़ रहा हूँ वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक से, ठीक है। तो आपको डेली स्टार्टिंग में तो 1.5 से 2 घंटा जो है लूसेंट को देना है, आपको जीके को देना है, क्योंकि जीके जो है टफ होती है, सबका इस पे कमांड नहीं हो पाता, और यकीन मानो सिलेक्शन उसी का होता है जिसका कुछ हद तक जो है जीके पे कमांड हो चुका होता है। तो स्टार्टिंग में आपको 1.5 से 2 घंटा देना है, और जैसे ही आपका एक बार रिवीजन हो जाता है, 2 बार रिवीजन हो जाता है, फिर आपको ये समय थोड़ा सा कम कर देना है, और इस लूप को कंटिन्यू करना है टिल योर एग्जाम। ये वही वोकैब वाली बात है, जीके आपका खत्म नहीं होगा, आपको खत्म करने की कोशिश भी नहीं करनी है, आपको डेली बेसिस पे रीडिंग करते हुए चलनी है टिल योर एग्जाम, ठीक है। अब हम लोग यूपी जीके की बात कर लेते हैं। तो आपके यूपी पुलिस के पेपर में यूपी जीके का अच्छा खासा वेटेज होता है, तो इसको साथ लेकर चलना है। कोई भी यूपी जीके की बुक लेनी है, उसके साथ साथ यूट्यूब पे किसी का भी वीडियो खोल लो। अंकित सर हैं जो टारगेट विद अंकित पढ़ाते हैं, और विवेक सर हैं एग्जाम प्रूफ पढ़ाते हैं, आप इनके जो है यूपी जीके की प्लेलिस्ट खोल लो, और जो भी टॉपिक आप उस बुक से पढ़ रहे हो वो पहले उसका वीडियो देख लो, ताकि वही वाली चीज़ कि आप उसको रिलेट करना जो है सीख जाओ। इस तरीके से आपको जो है इसको भी लास्ट तक लेके चलना है। 30 मिनट आप इसको दे सकते हो, ठीक है। और एक बार सारी चीज़ें अगर आपकी हो जाती हैं तो कुछ दिन के लिए आप इसको बंद कर सकते हो, फिर जब आपका एग्जाम डेट डिक्लेयर हो जाएगा, 1 से 1.5 महीने बचेगा, तो आप इसको फिर से जो है कंटिन्यू कर सकते हो। अब हमने चारों सब्जेक्ट की प्रॉपर डिटेल स्टडी आप लोग को बता दी। आपको डेली जो है इफेक्टिव स्टडी 8 घंटे की रखनी है। इफेक्टिव स्टडी 8 घंटे करने का मतलब कि आपको मिनिमम 10 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी इफेक्टिव 8 घंटे उसमें से निकलेंगे, ठीक है। अब ये स्ट्रेटजी आपको 1.5 से 2 महीने, लगभग 2 से 2.5 महीने तक आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, टिल तब तक जब तक आपकी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक आपका मैथ्स कंप्लीट नहीं हो जाता, हिंदी ग्रामर कंप्लीट नहीं हो जाता। क्योंकि देखिए वोकैब आपकी कंप्लीट होगी नहीं, रीजनिंग आप प्रैक्टिस करना छोड़ोगे नहीं, जीके आपका कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो टारगेट यही है कि हिंदी ग्रामर वाला पोर्शन खत्म हो जाए, वोकैब एक बार कम से कम पूरा रिवाइज हो जाए, ठीक है। साहित्य कम से कम एक बार पूरा रिवाइज हो जाए, ठीक है। मैथ्स कंप्लीट हो जाए, तो यही वाली चीज़ है। तो 2 से 2.5 महीने हमको ये करना है। इसके साथ साथ क्या करना है कि आपको हफ्ते में एक प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट देते हुए चलना। अब इसका फायदा क्या होगी, आपको पता चलता रहेगा कि क्या पढ़ना है, कितना डीप में जाके पढ़ना है, आप उतने डीप में जाके पढ़ रहे हो कि नहीं, वो टीचर जिससे आप पढ़ रहे हो उतने डीप में जाके पढ़ा रहा है कि नहीं, या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें तो नहीं पढ़ा रहा है, फालतू चीज़ें जो रिलेटेड ही नहीं है एग्जाम से, ठीक है। पढ़ने के बाद जैसे आपने किसी चैप्टर को पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी
उसी चैप्टर का सवाल आपसे नहीं बन रहा है या फिर वो टॉपिक आपने देखा ही नहीं, तो आप जाके जो है या तो अपना टीचर चेंज कर दो या तो फिर उस टॉपिक को कहीं और से पढ़ के वहाँ पे नोट कर लो, ताकि आपको पता चलते रहे आप पेपर के इर्द गिर्द रहें, अपने सिलेबस के इर्द गिर्द रहें। इसीलिए आपको जो है हफ्ते में एक पीवाईक्यू का मॉक टेस्ट अभी से देते हुए जैसे ही आपका 2 से ढाई महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब तक एग्जाम की डेट भी आ चुकी होगी, तो तुरंत आपको रिवीजन पे फोकस करना है, आपको रिवीजन मोड पे स्विच कर जाना है। तो आपको उस टाइम पे हफ्ते में 3 मॉक देने हैं, 2 फ्रेश मॉक देने हैं और एक पीवाईक्यू का मॉक टेस्ट देना है। हर अल्टरनेट डे पे आप मान के चलो कि आपको जो है मॉक टेस्ट देना है। उसके साथ साथ आपको फुली फोकस जो है रिवीजन पे रखना है। उसके बाद आप जो भी मॉक टेस्ट देते हो उसको प्रॉपर एनालाइज करो, अपनी गलतियां देखो, कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पे आप टाइम ज़्यादा ले रहे हो, क्या चीज़ें आपने नहीं पढ़ रखी है, तो उसी हिसाब से अपनी गलतियां नोट करके, जो भी वीक पॉइंट्स है उसको नोट करके फिर आप अपना रिवीजन प्लान करो। अब जैसे रिवीजन करने का कई तरीका होता है। एक तो वो तरीका होता है आप जो जनरल रिवीजन करते हो कि नहीं मैंने हिस्ट्री स्टार्ट कर दी है, जैसे मैं मैथ्स स्टार्ट कर दिया हूँ तो आज मैंने 2 चैप्टर कर लिए स्टार्टिंग के, ठीक है, मैंने एवरेज कर लिया, मैंने परसेंटेज कर लिया। उसके बाद आपका ये लूप चलते रहे जब तक जो है पूरा एक बार रिवाइज नहीं हो जाता। या फिर हिंदी में आप ग्रामर पढ़ रहे हो तो 2 चैप्टर पढ़ रहे हो, फिर अगले दिन दो चैप्टर पढ़ रहे हो। तो एक तो आपका ये बेसिक रिवीजन वाली साइकिल होती है, लेकिन कुछ चीजें आपको तुरंत रिवाइज कर लेनी है। जैसे कि कोई आप मॉक टेस्ट देते हो उसमें कुछ चीजें गलती हो जाती है या फिर आपको जरूरत ज्यादा समय लग रहा है, उसके लिए आपको ये नहीं सोचना है कि जब मैं रिवीजन वाले साइकिल में वहां पहुंचूंगा तब उसको करूंगा, नहीं, उसको तो तुरंत जाके उसी दिन रिवाइज कर लेना है। बाकी साथ साथ अपनी बेसिक रिवीजन वाली साइकिल लेके चलनी है। अब मैंने ये लिख रखा है कि अगर आप लोग डिमांड करते हो तो जब आपका एग्जाम कुछ दिन रह जाएगा या फिर आपकी जब एग्जाम डेट डिक्लेयर होती है तो आप लोग के लिए भी मैं एक डेडिकेटेड टेलीग्राम पे चैनल बना दूंगा, जिसमें मैं डेली टारगेट दिया करूंगा मिसलेनियस चीज़ों का, जो आपको लोगों से अलग करेगी, जो आपको भीड़ से अलग करेगी, ठीक है, जो आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगी। तो ये चीज़ हम लोग कर लेंगे अगर आप लोग डिमांड करोगे लास्ट में। अब सबसे पहले की मतलब सबसे पहले नहीं, सबसे लास्ट में, अब जो कि आपने सारा वीडियो देख लिया तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। चूंकि वीडियो जो है बहुत लंबी हो गई है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे ना तो वीडियो लंबी ही बनेगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कोई बात होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, कोई सुझाव होगा, कोई भी चीज़ होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसको देख लूँगा, उसका प्रॉपर रिप्लाई कर दूंगा। बेल आइकन को दबा देना ताकि भविष्य में जो भी वीडियो मिले आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड वो आपको तुरंत दिख जाए, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का इंपॉर्टेंस, मेरे यूट्यूब चैनल पे जितने सब्सक्राइबर हैं उससे ज़्यादा मेरे टेलीग्राम पे सब्सक्राइबर हैं। जबकि नॉर्मली क्या होता है कि लोगों को जितने यूट्यूब पे सब्सक्राइबर होते हैं उसके 1/4 1/5 जो है टेलीग्राम पे होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मेरा यूट्यूब चैनल भी ऑलमोस्ट 6 महीने पुराना है और मेरा टेलीग्राम चैनल 4 महीने पुराना है। तो ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा उनको मिल रहा है, कुछ स्पेशल मिल रहा है तभी आ रहे हैं, तो इससे जरूर जुड़ जाना। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी मेरे चैनल को फिर से बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना और मेरे साथ जुड़े रहना, आपको लास्ट तक गाइड करूंगा। बाकी ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।